आज हम लोग अपनी क्लास में जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो है सरकार के प्रमुख अंग एवं उनके कार्य। आप सभी ने सरकार के बारे में सुना होगा। सरकार काम करती है, सरकार चलती है, सरकार गिरती है, सरकार बनती है। लेकिन सरकार क्या अपने आप में इकाई के रूप में काम करती है या सरकार के बहुत सारे अंग होते हैं जो उसके अलग अलग फंक्शंस को करते हैं या किसी और माध्यम से उसको किया जाता है। क्लास में आज कॉमर्स के बच्चे भी हैं जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आते हैं, साइंस के बच्चे भी हैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो उनको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मालूम होनी चाहिए कि सरकार के प्रमुख अंग कौन से हैं और उसके प्रमुख कार्य क्या हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो राज्य है वो एक अमूर्त संस्था है। राज्य दिखती नहीं है, राज्य दिखता नहीं है। राज्य जो वर्किंग करता है उसको सरकार कार्य रूप में लेके आती है। अर्थात किसी भी देश का जो संविधान होता है उसमें जो भी वर्णित ढांचा होता है उसको कार्य रूप में लाने का कार्य सरकार करती है। सरकार काम कैसे करती है? 3 मुख्य काम माने जाते हैं सरकार के। पहला काम तो ये होता है देश को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए कानून बनाना, जिसे हम बोलते हैं कानून का निर्माण करना। दूसरा होता है उसी कानून को क्रियान्वित करना, लोगों तक लेकर जाना, उसका एप्लीकेशन पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं कानूनों का क्रियान्वयन करना। और तीसरा होता है जो भी कानून संविधान के अनुसार बना और जो लागू किया गया, क्या वो सही तरीके से और सही रूप में लागू किया गया अथवा नहीं, तो इसकी जांच करने का कार्य तीसरा होता है, जिसको हम बोलते हैं कानूनों की वैधता की जांच करना। अब चूंकि सरकार के 3 काम हैं तो कोई एक अंग तो तीनों काम नहीं कर सकता, इसलिए सरकार का जो ट्रेडिशनल ढांचा है, जो परंपरागत ढांचा है, उसमें 3 अंग बनाए गए, 3 अंगों की संरचना रखी गई, जिसको हम सरकार के 3 अंगों के रूप में जानते हैं। पहला है व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, दूसरा है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और तीसरा है न्यायपालिका जुडिशरी। पहला अंग काम करेगा कानून बनाने का, दूसरा अंग काम करेगा कानून को लागू करने का और तीसरा अंग काम करेगा कानून को क्रियान्वित करने का। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, वो इस बात को बताती है कि एक ढांचा एक काम करेगा, दूसरा दूसरा करेगा और तीसरा तीसरा करेगा। ये एक सैद्धांतिक संरचना है, सिद्धांत में हमें बताई और सिखाई जाती है। लेकिन व्यवहार में इसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि कानून का निर्माण करने का कार्य और क्रियान्वयन का कार्य और वैधता की जांच करने का कार्य का रूप परिवर्तित हो गया है। तो उसको हम बोलते हैं सरकार का कार्यात्मक ढांचा। सरकार का फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? पहला काम व्यवस्थापिका का है कानून बनाना, लेकिन आजकल सिर्फ व्यवस्थापिका कानून नहीं बनाती, कार्यपालिका द्वारा बनाए हुए विधेयकों की स्वीकृति देने का भी कार्य करती है। अर्थात विधायिका का कुछ कार्य ऐसा है जो कार्यपालिका का था और विधायिका कर रही है। दूसरा कार्य है कार्यपालिका का, मूल कार्य क्या है? प्रशासनिक कार्य करना और कानूनों को लागू करना। लेकिन अब कार्यपालिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण का कार्य भी करती है और कुछ न्यायिक कार्य भी करती है। अर्थात जो उसका मूल कार्य था उसके अतिरिक्त भी उसको ऐसा कार्य करना पड़ रहा है जो मूलतः व्यवस्थापिका का था। तीसरा अंग है न्यायपालिका का। न्यायपालिका का मूल कार्य क्या बताया गया? न्यायिक कार्य, अर्थात न्याय करना और कानूनों की वैधता की जांच करना। लेकिन अब न्यायालय का स्वरूप बदल गया है, तो विधि की व्याख्या करती है और विधि की व्याख्या के साथ वह ऐसे इंटरप्रिटेशन भी देती है जो कहीं ना कहीं कानूनों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इस पूरे ढांचे को हम बोलते हैं सरकार का कार्यात्मक ढांचा। अर्थात मूल कार्य जो सैद्धांतिक रूप से इन तीनों अंगों के थे, उसके अतिरिक्त भी कार्य रूप में इनको कुछ कार्य करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण इनका स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। तो हमने 2 चीजें देखी, सरकार का सैद्धांतिक ढांचा क्या है और सरकार का कार्यात्मक ढांचा क्या है। लेकिन समस्या क्या है? हर देश में सरकार का स्वरूप अलग है, व्यवस्था का स्वरूप अलग है, चुनाव की प्रक्रिया अलग है। तो हर देश में ही सरकारें कैसे बनती है और इनका काम कैसे होता है? नेक्स्ट, उसमें हम देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका है वो मूलतः हर देश में अलग अलग नामों से जानी जाती है। पहला अंग है व्यवस्थापिका जो कानून बनाता है। पहले देखते हैं भारत में उसको किस नाम से जानते हैं? हम सब जानते हैं, उसे कहते हैं संसद। ब्रिटेन में उसे किस नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट के नाम से। अमेरिका में उसे किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से। जापान में उसको किस नाम से जाना जाता है? डायट के नाम से।
चीन में उसको किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से। स्विट्जरलैंड में उसको किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय सभा के नाम से। अर्थात व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य कर रही है, लेकिन हर देश के संविधान के अनुसार, हर देश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापिका का नामकरण अलग किया गया है। मूल कार्य वही है, लगभग स्वरूप भी वही है, लेकिन उसका नामकरण अलग कर दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या व्यवस्थापिका एक सदन है या द्विसदनीय है या एक चैम्बर की तरह काम करती है या कुछ लोगों का समूह है? तो इसमें अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। एक स्वरूप तो वो होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल, अर्थात पूरी व्यवस्थापिका का एक ही सदन है। जितने भी सदस्य निर्वाचित होकर अथवा मनोनीत होकर आते हैं वो उस एक सदन में आते हैं और वही देश की कानून व्यवस्था के लिए विधि निर्माण का कार्य करते हैं। इसको बोलते हैं एक सदनीय, अर्थात विधायिका का एक सदन होना, यूनिकैमरल। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया जाता है चीन का। चीन में एक ही सदन है जिसको नेशनल जनवादी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुनिया में बाकी देशों में तो ऐसा नहीं है। बाकी देशों में दो सदन है। दो सदन कैसे हैं कि एक सदन जिसको उच्च सदन बोला जाता है और दूसरा सदन है निम्न सदन। उच्च सदन अपर हाउस, निम्न सदन लोअर हाउस। अब हर देश में उच्च सदन में कौन से सदस्य आएंगे उसकी उनके व्यवस्था के आधार पर निर्णय किया जाता है, और कोई और व्यवस्था है तो उसमें उनके देश के हिसाब से निर्णय किया जाता है कि उनके देश में व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन है उसमें किस तरीके से उनके सदस्यों का निर्वाचन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इंग्लैंड है। इंग्लैंड में दो हाउस हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। तो जो अपर हाउस है लॉर्ड सभा, उसमें वही सदस्य आएंगे जो वंश परंपरा के आधार पर या किसी न किसी रूप में किसी रॉयल फैमिली से संबंधित होंगे, उन्हीं को लॉर्ड सभा में रखा जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। भारत में निर्वाचित होंगे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। हर देश में ये अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि इंग्लैंड में अगर वो वंश परंपरा के आधार पर हैं, भारत में अगर वो निर्वाचित होकर आ रहे हैं, या कनाडा में, अमेरिका में वो सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उच्च सदन उस देश की व्यवस्था के हिसाब से अपने सदस्यों का निर्वाचन करता है। लेकिन एक चीज़ जो लगभग सभी देशों में समान रूप से देखने को मिलती है कि व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन है, जो लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है, वो संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, सारी जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसका निर्वाचन होगा उनके सदस्यों का, और जिसका आधार होगा वयस्क मताधिकार। अर्थात प्रत्येक देश में वयस्क मताधिकार के आधार पर जो भी उनके संविधान में आयु निर्धारित की गई है, उसके आधार पर वो सदस्य निर्वाचित होंगे, वो देश की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, और वो प्रतिनिधित्व आएगा निम्न सदन में, जिसे जनता का सदन या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि विधायिका के दो सदन होंगे। इसमें उस देश की व्यवस्था और उस देश का संविधान महत्वपूर्ण है कि वो एक सदनीय होगा अथवा द्विसदनीय। अमेरिका में जो विधायिका है, जो व्यवस्थापिका है, जिसे हम कांग्रेस बोलते हैं, उसके दो सदन है। अपर हाउस को या उच्च सदन को बोला जाता है सीनेट, और जो निम्न सदन है, लोअर हाउस है, उसको बोला जाता है प्रतिनिधि सदन। इंग्लैंड में अगेन दो हाउस हैं। पहले को बोला जाता है अपर हाउस को लॉर्ड सभा, और दूसरे को बोला जाता है कॉमन सभा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम भारत का, जिसमें पहले भारत में संसद में राज्यसभा और निम्न सदन हो गया लोकसभा। एक उदाहरण और जो थोड़ा सा डिफरेंट है, स्विट्जरलैंड, राष्ट्रीय सभा बोला जाता है विधायिका को, और उच्च सदन हो गया संघीय सभा, और निम्न सदन हो गया संघीय परिषद। अर्थात प्रत्येक देश की विधायिका के दो सदन होंगे, एक होगा उच्च सदन और एक होगा निम्न सदन। जो उच्च सदन होगा उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया उस जो देश है उसकी व्यवस्था के आधार पर होगी, लेकिन जो निम्न सदन होता है वो वहाँ की जनता का प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे, वयस्क मताधिकार पे संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व तय करता है। इसलिए प्रत्येक देश में जो निम्न सदन है उसकी प्रमुखता, उसका निर्णय, उसका प्रतिनिधित्व को एक प्रतीक संस्था के रूप में जाना जाता है। अब व्यवस्थापिका के हमने संरचना भी देखी, व्यवस्थापिका का हमने, अब व्यवस्थापिका काम क्या करती है? व्यवस्थापिका एक अंग है, सामान्य रूप से हमने कहा ये कानून बनाती है,
लेकिन कैसे कानून बनाती है, कानून का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से कानून बनाएगी। तो मैं आपको एक एक दो उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे विधायिका का कार्य क्या है, विधेयक पारित करना, जो भी मुद्दे जो जनहित से संबंधित होते हैं, राष्ट्र की नीतियों से संबंधित होते हैं, विभिन्न दलों द्वारा या सत्तारूढ़ दल द्वारा मंच पर रखे जाते हैं, उन विधेयकों पर प्रस्ताव रखा जाता है, उनका प्रस्ताव रखा जाता है विधायिका में, उन पर बहस की जाती है, उनका अनुमोदन किया जाता है, अनुमोदन के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है और संशोधन का प्रस्ताव भेजा जाता है। संशोधन स्वीकार भी किया जा सकता है और संशोधन को पारित भी किया जा सकता है। वो निर्भर करता है उस समय किस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसका निर्णय क्या हुआ। ये तो माना जाता है मूल विधायिका कार्य, अर्थात विधि को बनाने वाला, कानून पर पारित करना। दूसरा प्रमुख कार्य आता है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य का मतलब पूरे देश का जो बजट है, राष्ट्रीय बजट है, उसका पूरा निर्धारण का कार्य कौन करता है, विधायिका करती है। जब विधायिका राष्ट्रीय बजट को पारित करती है तो एक चीज हर देश में ध्यान रखी जाती है कि बिना विधायिका की अनुमति के, बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के एक भी खर्चा पारित हुए बिना नहीं किया जा सकता। अर्थात विधायी कार्य किया कानून बनाने का, वित्तीय कार्य किया बजट बनाने का, तीसरा काम किया कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। लोकतांत्रिक देशों में जहां पर संसदीय व्यवस्था होती है, वहां पर जो कार्यपालिका होती है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। यदि कोई कार्यपालिका सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, उसके विरुद्ध प्रश्नकाल लगाया जा सकता है। अर्थात ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिससे सरकार को नियमों के अनुसार सचेत रह के कार्य करने के लिए सचेत किया जा सके, बाध्य किया जा सके। निर्वाचन में अलग अलग देशों में अलग अलग कार्य किए जाते हैं। जैसे इजराइल में राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद अपनी भूमिका निभाती है। भारत में भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में, स्विट्जरलैंड में भी संघीय सभा द्वारा संघीय परिषद के 7 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, उसमें भी विधायिका अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। सबसे प्रमुख बात जो थोड़ी सी अलग तरीके की है कि क्या विधायिका न्याय कार्य भी कर सकती है? जी हाँ, विधायिका न्याय कार्य भी करती है। कैसे? जैसे ब्रिटेन का अपर हाउस है लॉर्ड सभा, तो लॉर्ड सभा को वहाँ का देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय माना जाता है। अर्थात किसी भी अपराधी को अगर अपील करनी है तो वो ब्रिटेन में लॉर्ड सभा में करेगा। उदाहरणार्थ भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति के पास अगर कोई अपराधी अपनी अर्जी भेजता है माफ़ी के लिए या अपनी सज़ा कम करने के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर विचार करता है, लेकिन वो भारत के संदर्भ में राज्यसभा से जुड़ जाता है। संविधान संशोधन का अधिकार व्यवस्थापिका को कुछ देशों में पूर्ण अधिकार है कि बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके पूरी भूमिका के उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ इंग्लैंड में संशोधन का पूरा अधिकार है, लेकिन भारत में हम देखते हैं कि उसकी आंशिक भागीदारी है। स्विट्जरलैंड में आंशिक अधिकार है। अर्थात विधायिका के कार्यों के अलग अलग स्वरूप हैं जिसके अनुसार वो अपने कार्यों का संपादन करती है। अब व्यवस्थापिका के ये तो वो कार्य थे जो परंपरागत कार्य हैं, जो वो जब से हमने सरकार की संरचनाओं का अध्ययन करना शुरू किया है वो कार्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा धीरे धीरे किए जाते रहे हैं। लेकिन चूंकि आजकल राजनीतिक व्यवस्थाओं का स्वरूप बदल गया, विकास के नए प्रतिमान आ गए हैं, तो इसलिए व्यवस्थापिका, चूंकि मीडिया और इंटरनेट का इतना बोलबाला हो गया, तो आज हम व्यवस्थापिका के किसी भी कार्य को लाइव देख सकते हैं। जब हम किसी भी कार्य को लाइव देखते हैं तो उसको देखने से हमें ये पता चलता है कि जो जनप्रतिनिधि है उनका आचरण कैसा है, उनका कार्य कैसा है। तो एक अप्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण की भूमिका निभाता है, अप्रत्यक्ष रूप से वो लोगों को सोशलाइज करता है कि संवैधानिक मूल्य के अनुसार किस तरीके से कार्य किया जाए। वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जो कलेवर है वो सबके सामने बताता है। जनता का प्रतिनिधित्व संसद में, विधायिकाओं में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, विधायिका में जब बहस होती है, जब प्रस्ताव रखे जाते हैं, तो आपस में जो संवाद होता है उससे बहुत से समूहों का, और जनता भी उनको देखती है और जनता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो बहुत से हितों को एक जगह किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं उनका स्वरूपीकरण किया जाता है,
और जब उनका स्वरूपीकरण हो जाता है, एक जैसे हितों का सामंजस्य बैठ जाता है, तो उनको हित समूहीकरण के द्वारा विभिन्न हितों का सामंजस्य किया जाता है। अर्थात विधायिका राजनीतिक शिक्षण का कार्य भी कर रही है, राजनीतिक समाजीकरण का कार्य भी कर रही है, और विधायिका अपने परंपरागत कार्य से हटते हुए नवीन पीढ़ी को, नवीन मतदाता को एक तरीके से प्रशिक्षित भी कर रही है। तो ये था हमारा व्यवस्थापिका का मूल कार्य, एक परंपरागत था और एक आधुनिक कार्य था। अब हमने पढ़ा सिर्फ व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, उसका अन्य देशों में स्वरूप क्या है और उसका किस प्रकार से रूप परिवर्तित हो रहा है। दूसरा अंग हमने देखा कार्यपालिका, अर्थात विधायिका या व्यवस्थापिका जो भी कानून बनाती है, जो भी प्रस्ताव पारित करती है, वो बिना कार्यपालिका की अनुमति के कानून नहीं बन सकते, बिना राज्याध्यक्ष की अनुमति के संवैधानिक रूप धारण नहीं कर सकते। अब कार्यपालिका दो तरीके की, हर रूप में अलग अलग, हर व्यवस्था में अलग अलग। कार्यपालिका मूल रूप से देश का प्रशासन चलाती है, नियुक्तियां करती है और बनाए हुए कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य करती है। तो कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यपालिका में किस किस पद या किस किस व्यक्ति को प्रमुखता दी गई है और कार्यपालिका का स्वरूप क्या है। मूलतः कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो निर्भर करता है जब उसका भेद किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जहाँ पर भी संसदीय व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद किया जाता है। जहाँ पर भी संसदीय व्यवस्थाएं हैं वहाँ औपचारिक और अनौपचारिक का भेद किया जाता है। उदाहरणार्थ नाम मात्र की जो कार्यपालिका होगी, उदाहरणार्थ इंग्लैंड में वो राजा है और भारत में वो राष्ट्रपति है। संविधान द्वारा सारी शक्तियां उस एक औपचारिक कार्यपालक में निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उसकी शक्तियों का प्रयोग अनौपचारिक कार्यपालक अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर करते हैं। तो इसको बोलते हैं कि कार्यपालिका का स्वरूप बदल गया, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, एक है नाम मात्र की और एक है वास्तविक। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, मैं इंग्लैंड और भारत का कंपेयर करके बताऊंगी। इंग्लैंड में सर्वोच्च कार्यपालक राजा है और भारत में सर्वोच्च कार्यपालक राष्ट्रपति है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर भी लोकतंत्र है और भारत में भी लोकतंत्र है, वहाँ पर भी संसदीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ भी संसदीय व्यवस्था है। तो ये भिन्नता क्यों है? ये भिन्नता किसी भी देश की परंपराओं के साथ जुड़ी हुई होती है। चूंकि वहाँ पे राजा को वंशानुगत माना गया है, अर्थात वंशानुगत आधार पे वहाँ पर जब भी जो भी राज्याध्यक्ष होगा वो उसी वंश में से चुना जाएगा। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ गणतंत्र है और इंग्लैंड में राजतंत्र है। राजतंत्र है लेकिन लोकतंत्र है, हमारे यहाँ गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र है। अर्थात जो कार्यपालक है उसके चयन की प्रक्रिया या उसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, उससे कार्यपालिका का स्वरूप तय होता है। हम आगे चलते हैं, कार्यपालिका कार्य क्या करती है, क्योंकि एक कार्य कर दिया विधायिका ने कानून बनाने का। अब जितनी भी नियुक्तियां हैं और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य है वो सब कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। और इन नियुक्तियों के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 मेजर काम कार्यपालिका करती है। सेना का, पुलिस का और जितनी भी प्रशासनिक नियुक्तियां होती हैं उन नियुक्तियों को करने का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। और ये देश में राज्य स्तर पर निर्देशों के अनुरूप समय समय पर किया जाता है। विधि कार्य, संसद द्वारा जो भी कानून पारित किए जाते हैं वो सब के सब कार्यपालिका के पास स्वीकृति के लिए आते हैं। राज्याध्यक्ष उसको स्वीकृत करता है और राज्याध्यक्ष चाहे, राष्ट्रपति चाहे, राजा चाहे तो उसमें संशोधन के लिए को सुझाव दे सकता है, अपने पास रख सकता है और अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। न्याय कार्य, कार्यपालक अपराधियों की अगर क्षमा याचना आती है उनकी सजा कम करने की सिफारिश कर सकता है, उनको उम्र कैद में बदलने का कार्य कर सकता है। कम या अधिक करने का अधिकार सर्वोच्च कार्यपालक के पास रहता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है वो है कूटनीतिक कार्य। कूटनीतिक कार्य अर्थात विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ हमारे देश का संबंध क्या होगा, राजदूतों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, दूतावासों का संगठन कैसे बनाया जाएगा, वहाँ किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, वो समस्त कार्य, उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी इसी में सम्मिलित है, ये समस्त कार्य भी कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं।
कूटनीतिक कार्य भी हो गए। अन्य कार्य जो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं कि विधायिका ने जो बजट बनाया, जिसमें हम एक भी पैसा बिना विधायिका की स्वीकृति के खर्च नहीं कर सकते, तो वो बजट पास होने के बाद कार्यपालिका के पास स्वीकृति के लिए आता है। तो बजट के क्रियान्वयन का काम, बजट को लागू करने का काम, उसमें नई चीज़ें जोड़ने का काम या दर कम करने का काम या नए कर लगाने का जो भी कार्य है वो कार्यपालिका के अधीन होता है। और इस प्रकार विधायिका द्वारा किए हुए कार्य को कार्यपालिका एक स्टेप आगे बढ़ाती है, एक चरण उसको आगे बढ़ाती है। अब दो काम हुए सरकार के, एक हुआ कानूनों को बनाने का, दूसरा हुआ कानूनों को लागू करने का। लेकिन ये दोनों काम संविधान के अनुसार हुए या नहीं हुए, या जो हमारा स्वीकृत संरचना है उसके अनुसार हुए या नहीं हुए, इसका आकलन करने का काम कौन करता है? इसका आकलन करता है तीसरा अंग, जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका जब इन अंगों का आकलन करती है तब वो ये देखती है कि ये इनके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संवैधानिक है या नहीं, इनको बनाई जाने वाली प्रक्रिया संवैधानिक है अथवा नहीं। अगर वो संवैधानिक है तो न्यायालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती, लेकिन अगर किसी भी क्रम में, किसी भी चरण में उसके फॉर्मेशन में न्यायपालिका को संदेह होता है, आपत्ति होती है, तो वो उसकी दोबारा जांच कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, अर्थात किसी भी कानून का पुनः अवलोकन करना। तो न्यायपालिका दंड देने और न्याय करने के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है सरकार के अंग के रूप में, वो ये कार्य करती है कि वो न्याय के साथ साथ पुनरावलोकन का कार्य भी करती है। अब न्यायपालिका का संगठन हर देश में अलग अलग है। 3 स्तरीय माना जाता है, जैसे प्रथम स्तर, दूसरा स्तर, राष्ट्रीय स्तर का, राज्यों के स्तर का, जिला या निचले स्तर का। इसमें बेंच सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पीठ व्यवस्था बोला जाता है। बेंच सिस्टम का मतलब जैसे सिंगल बेंच या डबल बेंच आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसमें प्रत्येक न्यायाधीश स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय देने के लिए। तीसरी व्यवस्था होती है जिसमें सामान्य और प्रशासनिक न्यायालय होते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है फ्रांस। सामान्य मुकदमों के लिए, सामान्य नागरिकों की सुनवाई के लिए तो आपके सामान्य न्यायालय हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक मामले हैं, तो उनके लिए उनको प्रशासनिक कोर्ट में या प्रशासनिक न्यायालयों में ही जाना पड़ेगा। जर्मनी का उदाहरण लेते हैं, जहाँ पर विशेषीकृत न्यायालय हैं। वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज कर दी गई हैं, अलग अलग श्रेणियाँ बना दी गई हैं कि विशिष्ट स्तर के मुकदमे, एक स्पेशलाइज्ड जो केसेस हैं, वो एक स्पेशल कोर्ट में ही जाएंगे। जैसे दीवानी मुकदमे हैं तो वो दीवानी कोर्ट में जाएंगे। अगर मान लीजिए फौजदारी मुकदमे हैं तो वो फौजदारी कोर्ट में जाएंगे। अगर प्रशासनिक और संवैधानिक से हैं तो वो प्रशासनिक में या संवैधानिक में जाएंगे। अर्थात न्यायालय का मूल कार्य वही है, लेकिन न्यायालय का जो संगठन और संरचना है वो हर देश के आधार पर अलग अलग हो सकती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि न्यायपालिका का मूल कार्य उसके संगठन से जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका नंबर 1 संविधान की रक्षक है। न्यायपालिका नंबर 2 नागरिक अधिकारों की रक्षक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उसकी सुरक्षा के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में अर्जी लगा सकते हैं, अपने अधिकारों की सुरक्षा की पैरवी कर सकते हैं। न्यायाधीशों द्वारा जो भी समय समय पर कानून बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, वो भी परिवर्तित रूप में कानून के लिए नजीरें बन जाती हैं, उदाहरण बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी न्यायपालिका अपना कार्य करती है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अगर संघात्मक व्यवस्था है तो कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया जाता है और कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया जाता है। यदि किसी मुद्दे पर, किसी मामले पर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, केंद्र कहता है कि ये मुझे ही बनाना है और राज्य कहता है ये मुझे ही बनाना है, तो इस स्थिति में निर्णय कौन करेगा? तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मुकदमों का निर्णय करता है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में हुए मुकदमों का निर्णय संविधान के अनुसार मान्य माना जाता है। अर्थात सिर्फ व्यक्ति और व्यक्ति का मुकदमा नहीं, व्यक्ति और संस्था का मुकदमा नहीं, संघात्मक व्यवस्था की 2 इकाइयों के मुकदमे भी न्यायालय में विचाराधीन आते हैं और उन पर निर्णय किया जाता है। और मैंने आपको बताया न्यायिक पुनरीक्षण, कानून बनाने और कानून बनाने की प्रक्रिया में जो भी चरण, जो भी प्रक्रिया, जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, यदि वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो उन मुद्दों को पर विचार किया जा सकता है, जिसे हम न्यायावलोकन का कार्य मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें तीनों संगठन में देखने को मिली
कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार पारदर्शी संस्था के रूप में कार्य करती है, अर्थात सरकार जो भी कार्य करेगी वो सीधा जनता तक पहुंचता है। लेकिन कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। किसी भी देश में जो चीज सुप्रीम है वो है संविधान, अर्थात राज्य अमूर्त है, लेकिन राज्य का ढांचा क्या होगा, सरकार का ढांचा क्या होगा, ये संविधान में वर्णित है। और संविधान में वर्णित उस संरचना का जो काम करने का काम है वो करती है सरकार। मैंने बताया सरकार किस प्रकार अपने 3 अंगों के रूप में अलग अलग कार्यों का विभाजन करती है और किस प्रकार से उनका कोऑर्डिनेशन करती है और किस प्रकार उसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। आजकल व्यवस्थापिकाओं से संबंधित जो प्रश्न बार बार उभारा जाता है, पूछा जाता है कि व्यवस्थापिका ने अपना कुछ कार्य करने के लिए अपनी व्यस्तता के कारण कार्यपालिका को दे दिया, जिसके लिए एक टर्म यूज की जाती है राजनीति विज्ञान में, जिसको बोलता है अपना कार्य दूसरे को देना, अर्थात दे देना, प्रदत्त कर देना, प्रदान कर देना। प्रदत्त व्यवस्थापन मूल कार्य किसका है? विधायिका का, लेकिन वो कार्य करने के लिए उसने किसको दे दिया? कार्यपालिका को। तो प्रदत्त व्यवस्थापन का ये एक शब्दावली है जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को मालूम होनी चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन ऐसी शब्दावली है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और सरकार में जितने भी कार्यपालिका की संरचनाओं के भेद हैं उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।